नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 22 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसको भी फिनिश करते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब देखो ये 3 नंबर लिखे हुए, इनके पास में छोटा मतलब कि हमें स्क्वायर देखना है, तो 961 को हमने पकड़ा, ये 31 को हो गया। अब 31 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 29 हो गया, 23 हो गया, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक? 2 तक। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनको डिवाइड करके। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले सबसे बड़े को पकड़ेंगे, उसके बाद उससे छोटे। अब इसमें मैं कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, आपको फैक्टर देखने पड़ेंगे इसमें। कोई ऐसा तो नहीं जैसे 997 हो सकता है किसी से कट रहा हो, प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर ये लिखोगे। हो सकता है 991 कट रहा हो सकता है ये कट रहा हो सकता है ये कट रहा हो। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखा नहीं सकता हूँ, आपको थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? देखो ये होता है टाइम टेकिंग। आपको ये सवाल प्रैक्टिस करते ये समझ में आना चाहिए कि इसको हमें छोड़ना है। ठीक है, जब पेपर हो जाए पूरा उसके बाद फिर से आना है, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के इसके फैक्टर हमें देखना है, कौन सा डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर फंस गए तो पता नहीं एकदम समझ में आ गया बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, फिर लगे रहोगे 2-4 सवाल और छोड़ दोगे इसके चक्कर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये किए जाते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, अब क्या ही करें। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? अब 3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 75556 हो गया। अब 3% की वृद्धि का मतलब 103/100 हो गया, 103/100 हो गया, और 103/100 हो गया। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है दशमलव के भाग पर विचार ना कीजिए, बस हमें आंसर निकाल के बता दो जो भी हमें दे दे पाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 103 मल्टीप्लाई 103 कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 हो गया, 10 तियां 30, 10 तियां 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, 60 की जीरो हाथ से लगा 6, 10 दाम 100 और 6 106 हो जाएगा। फिर से 103 का हम इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी कि 103 का हम फिर से कर लेते हैं, या तो वन या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, 100 प्लस का 3 कर लो, तो ये हो गया 1060900। 3 नेम 27 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, यानी कि 7 2 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2, और 6 3 9 हो गया, और ये 10 हो। अब इतना आया। अब वो ये कह रहा है कि दशमलव को छोड़कर, तो हम यही करते हैं ना, यहाँ पर ऐसा करो, इनको कर लो 0 0, जिससे हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाए। ठीक है, अब इसको 755 आया, यानी कि इनको अगर हम काटते हैं तो 25 चौकू 100 हो गया, और 25 तियां 75 कर लो, और 25 तियां 75 0, 25 दूनी 50 कर लो। फिर यहाँ से करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 कर लो, यानी कि 75 आ गया। अब 75 का ही इसमें गुणा कर लेते हैं, 1092727 में हम 75 का गुणा कर लेते हैं, यानी कि 25 तियां 75, तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 25 का करेंगे, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, और 12 187, यहाँ से लगा 18, 25 एकम 25, और 8 33 43 हो गया, यहाँ से लगा 4, 25 अट्ठे 204 हो गया, 20 हासिल हो गया, 25 सत्ते 175, और 20 195 हो गया, यहाँ से लगा 19 हो गया, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 60 और 9 69, यहाँ से लगा 6, 25 तियां 75, 75 और 6 81 हो गया, यानी कि 8195 आया। 8195 आया, यानी कि अब तो यहाँ पर फंस गए हम लोग आके। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होती है, तो यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज वाला बन गया, यानी कि 3%, 3% और ये 3%। इफेक्टिव रेट अगर इसकी निकालोगे तो 3 3 6, 3 का 0 9 हो गया। फिर इसके साथ हम एक बार कर लेते हैं, यानी कि 6 3 9, और 9.09 प्लस का 6.09, और इंटू में 3/100 हो गया, तो 3 नेम 27, 3 छक 18, 4 के बाद 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 9 8 17, यहाँ से लगाए 2 27 27, और ये 9.277 आ गया। अब ये सोच रहे होगे अचानक ऐसे कैसे कर दिया, भाई एक चीज समझो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो A+B/AB/में 100 कर देते हैं। ये 2 साल की इफेक्टिव रेट, तो 3 प्लस का 3 प्लस का 3 गुणे में 3/100 कर दिया। तो ये चीज मैंने यहीं से डायरेक्ट लिख दी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज इसी तरीके से चलता है। भाई देखो अगर करते तो कैसे करते, 75556, और ये हो जाता 103/100 हो जाता, पावर में क्या हो जाती 3 हो जाती, यही चक्रवृद्धि ब्याज में चलता। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये सब काम किस पर करते हैं, 100 पर। अगर हम यहाँ पर ये देखते कि टोटल राशि अगर यहाँ पर 100 होगी तो अब कितनी बन गई होगी, 109.2727 बन गई होगी, यानी कि हमें 75,556 का यही निकालना था। 109 लिखा है, इसको 109 को 110 कर लो। ठीक है, उस पर देखते हैं, हो सकता है हमारा काम बन जाए। अब इतना कर लो, अब यहाँ पर करते हैं, तो 6 6 5 11 हो गया,
5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 7 5 12 1 13 हो गया, और 8 हो गया, यानी कि 83 के समथिंग आ गया। अब हमने ज़्यादा ले लिया भाई, यहाँ पर 109 था, हमने 110 ले लिया, यानी कि 11 ले लिया, जबकि हमें लेना नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा ले लिया तो ये तो हो नहीं सकता। अब इससे थोड़ा सा कम आएगा ना, यहाँ पर 562 हो रहा, 526 हो रहा, 563 हो रहा, कितने नज़दीक नंबर लिखे हैं। अब आप समझ सकते हो कहाँ तक हमारी कैलकुलेशन जाने वाली। तो यहाँ से हमारा कोई भी काम नहीं बना। अब इसको यहाँ से तुरंत हटा दो। हम एक ट्राई कर रहे थे भाई, हो सकता है बन जाए। तो क्या कह रहा था, 175 556, इसका हमें 109.27 और 27 ये हमें परसेंटेज निकालनी थी। अब ये हटाओगे तो ये 4 जीरो और नीचे आ जाएंगे, 2 3 4। अब गुणा कर लो भाई, आराम से तसल्ली से बैठ के जितना करना हो करते रहो। अब इतना बताओ, ऐसे टफ कितने क्वेश्चन देने का क्या मतलब है, आप क्या करना चाहते हो? ना वहां पर कोई थोड़ा गैप दे रहे हो, ना कुछ भी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, छोड़ दें क्या? वहां पर एग्जाम में भाई कितना टाइम मिलता है, यही करते रहेंगे क्या? अब इस सवाल को आप लोग खुद से करना, ठीक है? अब इसमें क्या है बताओ, कैलकुलेशन कौन कितनी करेगा, कितना अप्रोक्सीमेशन लगा लोगे, क्या कर लोगे, इसमें कौन सा डिजिटल सम लग जाएगा? अगला सवाल करते हैं। 5 विषयों में जिनमें प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं, एक विद्यार्थी को औसतन 62 अंक मिलते हैं और उसे पहले 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 5वें विषय में प्राप्त अंकों से 5 कम है। विद्यार्थी को 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त हुए? अब देखो, जैसे 5 विषय थे, ए बी सी और डी और ई, ठीक है? कह रहा था पहले 4 विषय में ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी बटे में 4 जो प्राप्त हुए 5 में से इतना कम है। और यहाँ पर अगर हम इसका सम निकालें तो क्या हो जाएगा, 62 गुणे में 5, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30 और 1 31 हो गया। इधर करेंगे तो 4e माइनस का 20 हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं a प्लस का b प्लस का c प्लस का d माइनस का 4e बराबर में 20 हो गया, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, किसको किसको माइनस कर लेते हैं, ये 1 रहा और ये 2 रहा, और 1 माइनस का 2 करेंगे तो देखो ये इससे ये सब कैंसिल आउट हो गए, ठीक है? अब ई से अगर माइनस ये करेंगे तो ई प्लस का 4e हो जाएगा, और बराबर में 310 और प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो 5e बराबर में आ गया हमारे 330, यानी कि ई बराबर में कितना रहा, 66 अंक मिले होंगे, ठीक है? अब बेसिक ही काम आया, क्यों हमें इधर उधर दिमाग लगाना है, 2 मिनट का काम था। अगला सवाल। आकाश एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि नवीन उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वे मिलकर काम करते हैं और काम को पूरा करते हैं, तो नवीन द्वारा किए गए काम का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखो, वे मिलकर काम करते हैं तो 18 और 36 हो गया, यहाँ पर आकाश हो गया, ये नवीन हो गया, यानी कि यहाँ पर 36, ये एफिशिएंसी 2 हो गई और यहाँ पर 1 हो गई। काम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों मिलकर करेंगे तो कई दिन में हो गया, 12 दिन में हो गया। अब 12 दिन दोनों ने काम किया तो नवीन ने कितना काम किया, ये नवीन ने, टोटल काम कितना था, 36, यानी कि नवीन का हिस्सा कितना था, 1/3। अगला सवाल। सुशांत ने अपना उपयोग किया हुआ मोबाइल फोन इतने में बेच दिया और उसे लगा कि उसे 20% की हानि हुई। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा? भाई 100 रुपए की चीज थी, 20% की हानि होगी तो 80, प्रॉफिट चाहिए तो 112। अब 80 का मान हमको दिया गया था कितना, 4800, 6 गुना हो रहा था, और किसका निकालना था, 112, तो यहाँ पर 60 गुना ये हो रहा था, यानी कि 0 6 दूनी 12 हो गया, 11 छक्का 66 1 67, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक एलईडी का अंकित मूल्य 9000 है, दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। देखो, 25% की छूट देता है और 8% का लाभ, तो मैंने डायरेक्ट रेशियो लिखना बताया था, जो भी प्रॉफिट हो मार्क प्राइस के नीचे, जो भी छूट हो वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के नीचे। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 75, मार्क प्राइस 108 हो गया। अब कह रहा था कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ, भाई तो इतने में ही तो बेचते, कितना का प्रॉफिट होता, 8 से 5 गया 3, 10 से 7 गया 3, 33 का प्रॉफिट होता किस पर, 75 पर, गुणे में 100 हो गया, 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी कि आंसर आ गया 44%। अब ये रेशियो नहीं लिख पा रहे तो देखो, मार्क प्राइस पर 25% की छूट दे देंगे तो 75% बचा, ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अगर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए, तो मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस 108/75। तो इस चीज को लिखना नहीं है आपको, ये आपको इस तरीके से लिखनी आनी चाहिए। अगला सवाल। अपराजिता को का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का इतना परसेंट है।
वेतन वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, जबकि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि होती है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना था तो बढ़ोतरी के बाद अब अपराजिता का वेतन कितना होगा। तो देखो किसका कह रहा था, सोनिया और अपराजिता के वेतन का 150%, यानी कि ये 100 है तो ये 150 रहा, यानी कि रेशियो लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। अब इसको 300 और 200 कर लो, कैलकुलेशन में आसानी रहे। कह रहा था सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि, यानी कि 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो चला गया, 12 दूनी 24, 240 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो 12% की वृद्धि, यानी कि 112% निकाल लेंगे तो जीरो से जीरो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। कह रहा था सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना था, यानी कि अगर हम 200 का मान देखें तो कितना था, 600 और ये 30, और हमें निकालना है कि बढ़ोतरी के बाद अपराजिता के वेतन यानी कि 336 का मान। तो 2 जीरो चले गए, यानी कि 3 जीरो यहाँ पर आने हैं। यहाँ पर करेंगे 2 तियां 6 हो गया, 3 छक 18 और 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9 हो गया और 1 10, यानी कि 100800 आंसर। अगला सवाल, पी रेशियो क्यू प्लस आर इतना दिया था और ये इतना दिया था, हमसे क्यू पी प्लस आर का मान पूछा था। देखो पी अपॉन में क्यू प्लस का आर ये दिया था 2/5, और यहाँ पर अगर हम लिख लें आर बटे में पी प्लस का क्यू, ये बराबर में दिया गया था 6/7। अब एक चीज बताओ, अगर हम तीनों को जोड़ दें पी प्लस क्यू प्लस का आर, यहाँ पर कितना हो रहा 7, यहाँ पर कितना हो रहा 13, तो दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए था, नहीं है ना, तो इसमें 13 का गुणा, इसमें 7 का गुणा, तो एग्जैक्ट में P बराबर कितना आ गया, 2 गुणे में 13 आ गया, और इधर R बराबर में कितना आ गया, 6 गुणे में 7 आ गया, यानी कि R बराबर में 42 हो गया और P बराबर में 26 हो गया। लेकिन P प्लस का Q प्लस का R बराबर में कितना था भाई, 13 सत्ते 91 था। अब ऑप्शन में अगर देखते तो यहाँ से 91 का हम सम भी देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी तो तीनों लिखे हैं। तो 9 3 12 यूनिट डिजिट 2, 8 3 11 1 हो गया, 7 3 10 1 यूनिट डिजिट, 9 3 12 2 दे रहा था, तो आंसर तो यहीं से आ गया था। समझ में आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि तीनों का सम 91 यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर भी तीनों लिखे, तो ये आना चाहिए था। अब बाई चांस दोनों जगह अगर मान लो 91 91 मिल जाता तो हम मान निकाल लेते, इनका मान 26 है, इसका मान हमको 42 पता है, तो क्यू बराबर में कितना आ जाता है 91, माइनस का 6 2 8 और 4 2 6 हो गया, यानी कि 11 से 8 गया तो 3 हो गया और 8 से 6 गया 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते 23 बटे में P प्लस का R, जो का मान जिसका मान 68 था, आंसर आ गया था। ठीक है, अगला सवाल के बराबर है। अब यहाँ पर देखो लिखा क्या हुआ है, इसको लिख लेंगे हम 79 प्लस का 7/40। ठीक है, इस जीरो को भूल जाओ, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, सॉरी ऐसे ही चला जाएगा, अभी तो मैं फर्जी का लगा रहा था। 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब एक जीरो ये बचा हुआ था, यानी कि 79 प्लस का 0.175 करना था, यही तो आंसर था। ठीक है, आसान था। अगला सवाल, एक छात्र गणना करते समय संख्या 97 को गलती से इतना पढ़ लेते हैं, उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि, भाई कितनी त्रुटि हुई, 17 से 9 गया तो 8 बचा, और 8 से 7 गया 1 की त्रुटि हुई, और 97 गुणे में कर देंगे 100, यानी कि अब हम लिख सकते हैं 1800 में भाग करना है हमें 97 का। पहले बार तो एक ही बार जाएगा, यानी कि 97, 10 से 7 गया 3, और यहाँ पर 17 से 9 गया तो 8 बच गया, फिर उतारा करेंगे जीरो का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, पहली बात तो क्या हुई थी, कमी हो गई थी, तो वृद्धि वाला तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात पॉइंट में आंसर आना है, बात खत्म हो गई, फर्जी का दिमाग लगा रहे थे। अगला सवाल, धातु के 3 गोलों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी हैं, यदि उन्हें पिघलाकर एकल ठोस गोला बनाया जाता है तो परिणामी गोले की त्रिज्या। अब देखो सभी में अगर लिखोगे 4/3 पाई, क्योंकि इसमें भी लगाना पड़ेगा, इसमें भी, और इसके बराबर भी 4/3 पाई आ आएगा क्यूब में, तो वो तो कट ही जाना है, तो डायरेक्ट लिखो ना, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस का 10 का क्यूब बराबर में क्या हो गया, R का क्यूब, यानी कि यहाँ पर 216 और 512, और ये हो गया 1000, यानी कि 6 2 8 हो गया, 2 हो गया, 5 2 7, 1728 R क्यूब आ गया, यानी कि दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो 12 आंसर। अगला सवाल, a boat having a speed of 30 km per hour in still water goes 60 km downstream and comes back in 4 hours 30 minutes. The speed of the stream is। अब देखो सवाल कह रहा है जाता है और वापस आता है, यानी कि 60 किलोमीटर ही जा रहा है, 60 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो उसे 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि 30 को कर लेंगे बटे में कर देंगे 60,
30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8, एक 9/2 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में हमें स्पीड नॉर्मल दी गई थी, हमें ये दिया गया था, यानी कि एक बार तो 30 प्लस का हो जाएगा ए, एक बार हो जाएगा 30 माइनस का ए हो जाएगा। अब स्पीड यहाँ पर देखो 30 20 50 कर रहे हैं, तो 60 में यानी कि 6 में हो गया, और 30 से 10 गया 40, यानी कि प्लस का 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर कहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर हम 10 रखते हैं तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, यानी कि 0 से 0 चला गया, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 3 9/2 हो गया। देखो सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। वैसे हो तो वैसे भी जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेगी, लेंदी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं बनने वाला। ठीक है, अगला सवाल। एक महिला 4 वर्षों के लिए इतने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने का निवेश करती है, 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो साधारण ब्याज की बात हो रहा था। अगर मान लो प्रिंसिपल 100 होता, टाइम हमारे पास 4 होता, रेट हमारे पास 7 दूनी 14, 15/2 होती, तो हमें ऐसा ही कितना मिलता, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 मिल जाता। यानी कि अगर हम अमाउंट देखते तो 130 हो जाता। तो 100 बराबर हमें दिया गया था 85,000, और गुणे में 130 बराबर निकाल लेंगे। तो जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो आने हैं, 13 पंजे 65 हो गया। तो 2 जीरो के साथ 5, 2 जीरो के साथ 5 एक ही में है। ठीक है, 13 8 104, 6 जोड़ देंगे तो 110, ये आंसर आ गया। अगला सवाल। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में इतने की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन कितना बढ़ जाएगा? देखो, शंकु का अगर आयतन लिखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 2 बार तो रेडियस बढ़ेगी, एक बार हाइट। तो 25% को 1/4, यानी कि 4 से 5 रेडियस हुई, फिर 1 से 4 से 5 हुई रेडियस। अब हाइट की बात करेंगे तो हाइट एक बार, यानी कि 64 हो गया, 125 हो गया। कितना बड़ा, 5 से 4 गया 1 हो गया, और 12 से 6 गया तो 6। किस पर बढ़ा, 64 पर, गुणे में कर देंगे, ये 100 हो गया। तो यहाँ पर 16 हो गया, इधर 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो गया, और 25 छक्का 150, 150 और 2 152 हो गया, बटे में 16 हो गया। ठीक है, फिर 16 देखो सबसे बड़ा 9 लिखा है ना, तो 16 ने में 144 होता है, अभी 144 किया तो 8 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, तो 95 आ गया आंसर। अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त इतना है, उनका योग इतना है, संख्याओं में ऐसे कितने संभावित युग्म हो सकते हैं? अब देखो नंबर अगर मानोगे 2 तो हमने 33 से 33 भी मान लिया, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में 33 कॉमन हो गया। इनका योग बराबर हो गया 594, यानी कि a प्लस का b बराबर में हो गया 11 पन्ना 55, 11 चौक 44, 11 तियां 33, 18 तियां 54, यानी कि a प्लस b बराबर में 18। अब a प्लस बी के ऐसे मान, a और b के ऐसे मान रखना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, क्योंकि हमने जो भी हाईएस्ट कॉमन हो सकता था वो हमने 33 ऑलरेडी ले लिया है। ऐसे हमें युग्म लिखने हैं 18 सम भी हो जाए और कुछ कॉमन ना हो, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, और सिंगल डिजिट नंबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले 18 है, 18 है तो जीरो तो रख नहीं सकते, फिर 17 यहाँ पर आ जाएगा, तो 17 और 1 18 हो गया। अब मान लो यहाँ पर 16 किया तो 16 2 18, इसमें तो कॉमन हो गया। 14 लिखेंगे 14 में और 4 में, ये कॉमन हो गया। फिर ठीक है, यहाँ पर 13 लिखेंगे, 13 और कितना बचा 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं हुआ। फिर यहाँ पर 12 लिखेंगे 6, इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, हटा दो। फिर यहाँ पर 11 लिखेंगे, 11 और 7, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 8 18 कॉमन हो गया। ये आपको अंडरस्टूड होगा, इवन नंबर वाले तो हटा ही देंगे आप खुद से। 9 9 ये तो कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो गया, यानी कि कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। 7 कर देंगे 11 हो गया, नंबर रिपीट होने लगे, यानी कि एक ये मिला, 2 और ये 3 नंबर मिले। कौन कौन से 3 मिले भैया, ये देखो, एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये, 3 नंबर हो गए, आंसर लगा दो। ठीक है, चलिए फिर ये 22 की शिफ्ट 3 थी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इसलिए लगता है, अब अगर आपको भी पेपर दे देना इससे अच्छा बनाएंगे, और जो उन्होंने दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो किया है ना, ये बहुत हर्टिंग था भाई। इतनी कैलकुलेशन कौन देता है, आपसे क्वेश्चन अच्छे नहीं बनते, आप लोग इससे अच्छा पेपर बना देंगे, ये आप लोगों को भी पता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा बनाओ पेपर। ये तो वन लाइनर सवाल देने से इनसे कुछ होता है, ये थोड़ी ना, ये आप कैलकुलेशन बढ़ाने से पेपर अच्छा बना लिए, ये कौन सा बात हो गई। हम यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे और ऑप्शन देखो 8256 दे दिया था, 8256, बताओ 3 और 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर बोल दिया दशमलव के भाग पर विचार ना करें, यानी कि यूनिट डिजिट भी फेल, डिजिटल सम भी फेल, फिर क्या करोगा, ये कुछ करने दोगे कि नहीं करने दोगे? कोई बात नहीं, इसको आप खुद से कर लेना, और क्या ही बोल सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।